दवाइयों को छोटी छोटी हांडी में करके तैयार कर लिया गया। वह लीला और अबसी के साथ दवाइयों को लेकर तेजी से घटनास्थल पर पहुंची। वहां की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। अरुंधति जल्दी से जाकर बॉक्स से ग्लव्स और चेहरे पर मास्क निकालकर सबसे पहले लगाया। उसने सभी सैनिकों को बुलाकर ग्लव्स और मास्क सभी में बांटने को कहा और लगाने का तरीका बताया। सिपाही तेजी से सभी के लोगों में वह मास्क और ग्लव्स बांटने लगा। कुछ ग्लव्स और मास्क लेकर महल के अंदर गई। उसने राजा और लोगों को भी ये वह ग्लव्स और मास्क दिया और कहा कि ये आप लोग लगाए, इसी से हम दूसरे को छू सकते हैं। वह सब हैरान होकर उलट पलट कर ग्लव्स और मास्क को देख रहे थे। अरुंधति को गुस्सा आ गया, देखने का समय नहीं है, आप सबकी मदद की जरूरत है। ये कहते हुए रानी रूपवती के पास पहुंचे। उनकी स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी। अरुंधति अपने आप को कोस रही थी। हर्ष की बायोग्राफी में उसने इस घटना को बारे में पढ़ा था, लेकिन वह कैसे इस चीज को भूल सकती थी। इसी घटना में रानी रूपवती का देहांत हो जाता है और हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते। सिर्फ ईश्वर ने उसे हर्ष का पिता या उससे अच्छा राजा बनाने के लिए ही नहीं भेजा, और इसका मकसद और लोगों का जीवन बचाना भी था। राजकुमारी जल्द जाकर ग्लव्स ग्लूकोज की बोतल रानी रूपवती को लगा दिया गया और एक सिपाही से पकड़कर खड़े रहने को कहा। उसने जल्दी से इंजेक्शन निकाल कर उसके बाजू में लगा दिया और अबसी से दवा की हांडी लेकर राजा के हाथ में दिया। महाराज, आप थोड़ी देर के बाद आप यह औषधि रानी को पिलाते रहिए। राजा आश्चर्य से सामानों को देख रहा था। उनकी आंखों में ढेरों सवाल थे। राजवेद, आप खड़े क्यों हैं? चलिए मेरे साथ। क्या सभी राजवेद इकट्ठा हो गए? अरुंधति तेजी से महल हप्सी के साथ निकलते हुए कहा। हाँ राजकुमारी, सभी इकट्ठा। राजवेद तेज कदमों से उसके पीछे जाते हुए कहने लगे। राजकुमारी अरुंधति तेजी से घटनास्थल पर पहुंची। यहाँ की स्थिति पर बहुत अच्छी नहीं थी। उसने जल्दी से ग्लूकोज लगाने को और दवाई का तरीका राजवैद्य को बताने लगी। जल्द ही सभी रोगियों का उपचार राजवैद्यों ने मिलकर शुरू कर दिया। चारों राजकुमार, स्थानीय लोग, महामंत्री, सिपाही, सेनापति सभी मिलकर अरुंधति का साथ दे रहे थे, लेकिन उन सब की आंखों में सवाल थे जो शायद आगे अरुंधति के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली थी। राजकुमारी अरुंधति के लिए एक चुनौती ये भी थी, और देव ने पहले ही कह रखा था, शक मत होने देना। राजकुमारी अरुंधति महल के अंदर बाहर बिना एक पल आराम किए हुए कर रही थी। वो हालात को हाथ से नहीं जाने देना चाह रही थी। हजारों मासूम जानों का सवाल था। 6 घंटे बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ। सभी लोग थक कर चुप हो चुके थे। उन लोगों की इतनी मेहनत के बाद भी कुछ लोगों की जान इसमें चली गई थी। राजकुमारी अरुंधति ने उन लोगों की मृत्यु शव देखे तो उनका दिल खराब हो गया। क्या देख रही हो राजकुमारी? राजकुमार राज उसके पास आते हुए कहने लगे। इतनी कोशिश करने के बाद भी जान चली गई। अरुंधति ने उदास होते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, ईश्वर की मर्जी थी। राज ने उसे समझाते हुए कहा। राजकुमार ने जब राज की तरफ देखा तो उसको उसकी आंखों में कई सवाल दिखे। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? राजकुमारी ने अपनी नजरें राजकुमार राज से चुराते हुए कहा। वह जान गई थी राजकुमार राज उससे क्या पूछना चाह रहा। मैं यह पूछना चाह रहा था कि यह अनोखी चीज़ क्या है? राजकुमार ने अपने हाथ में पहने ग्लव्स को दिखाते हुए कहा और पूछा। और आपने वह सफ़ेद पानी के लोगों को दिया, वह लोहे की एक सुई के जरिए, वह क्या है और यह आपको कहाँ से मिले? राजकुमार ने जिज्ञासा से राजकुमारी अरुंधति से पूछा। राजकुमारी इन सब सवालों का जवाब देना था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी अब वह क्या करे। उसे अपना राज भी छिपाना था। राजकुमारी अरुंधति ने राजकुमार का ध्यान भटकाने के लिए पूछा। राजकुमार, यह स्थिति पैदा कैसे हो गई? वे ठंडा एरिया, ये रोग गर्म स्थान पर फैलता है और भोजन भी खराब नहीं हो सकता। तो फिर ये तो मुझे भी नहीं मालूम। भोजन ग्रहण करने के बाद ही यह स्थिति हुई। राजकुमार ने सोचते हुए राजकुमारी अरुंधति से बताया। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं जहाँ भोजन बन रहा था? राजकुमारी ने राजकुमार से उस स्थान पर ले जाने को कहा। ठीक है, चलो मेरे साथ। राजकुमार आगे बढ़ते हुए कहने लगा। अरुंधति उसके पीछे चलने लगी। जहाँ भोजन बन रहा था वहां जाकर देखा कि बड़े से मैदान में बड़े बड़े बर्तनों में भोजन अभी भी रखा हुआ था। राजकुमारी ने एक बर्तन खोल कर देखा और सूंघने लगी। उसमें से किसी औषधि की सुगंध महसूस हो रही थी। ऐसा करते करते उसने सारे हांडी को खोल कर देखा। सभी में वही औषधि की सुगंध आ रही थी। राजकुमारी में विष मिलाया गया है। क्या आप कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? राजकुमार हैरान होते हुए उस भोजन को सूंघने लगा। उसे भी एक तेज अजीब सी गंध महसूस हुई। राजकुमार, लगता है ये किसी का षड्यंत्र था हमारे राज्य को बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि इस वक्त अन्य राज्य के राजा और रानियां भी अगर स्थिति खराब हो जाती है या उन्हें कुछ हो जाता है तो वहाँ के सैनिक हमारे राज्य पर हमला कर सकते थे। शायद यही वह चाहता था। राजकुमारी ने अपनी आशंका को राजकुमार को बताई। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? राजकुमार परेशानी में आ गई। इसके खबर मुझे महाराज को देनी होगी। इतनी जल्दी नहीं, महाराज को बताने की ज़रूरत है। क्या आप मेरे साथ
ऐसा करने वाले का पता लगाना चाहते हैं। मैं जल्द ही उन लोगों को ढूंढ लूंगी। राजकुमारी ने जाते हुए राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार ने अपने हाथों को देखा जहाँ राजकुमारी ने उसका हाथ खुद से पकड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। राजकुमार ने कस के राजकुमारी के हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया। राजकुमारी अरुंधति को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह किस तरह राजकुमार को उसके हाथों को पकड़े हुए है। वह अपनी सोच में थी। चलिए एक बार और सभी राजाओं से मिलकर आते हैं, अरुंधति ने राजकुमार से कहा, क्योंकि अब उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। राजकुमार राज ने राजकुमारी को आश्चर्य से देखते हुए कहा, आपको षड्यंत्र करने वाले का पता नहीं लगाना। राजकुमारी ने झटके से उसके हाथ से अपना हाथ उठा लिया। राजकुमार अपने खाली हाथों को देखने लगा। उसके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। राजकुमारी अरुंधति ने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ा लिया। वह थोड़ा क्रोधित नजर आने लगा। राजकुमारी ने जब उसको देखा तो उसको समझ में नहीं आया कि वह नाराज किस बात से हो रहा। चलिए, राजकुमार ने उसे महल में चलने को कहा। 1 घंटे के बाद राजकुमारी महल से वापस आने लगी। उसके साथ राजकुमार राज से, अब आपको राजाओं से मिलकर क्या पता लगा, इनमें से कौन षड्यंत्रकारी है? राजकुमार ने अरुंधति से पूछा, जो अपने सोच में गुम थी। मुझे षड्यंत्र का पता चल गया, लेकिन अभी भी कोई पक्की बात नहीं है। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। कल मुझे इंतजार है। क्या कल सभी राजा अपने राज्य वापस जा रहे हैं? उसने राजकुमार से पूछा, जो आँख को लहराने से अरुंधति को देख रहा था कि इतनी जल्दी उसे कैसे षड्यंत्रकारी का पता चल गया। हाँ, उनकी स्थिति अब अच्छी है, तो वह जल्द से जल्द अपने राज्य में वापस जा रहे हैं। राजकुमार राज ने हैरानी से राजकुमारी अरुंधति से कहा, सब कब जाएंगे? राजकुमार ने एक बार फिर राजकुमार राज से सवाल किया। जहाँ राजकुमारी राज से सवाल पूछ रही थी, वही राजकुमार राज अरुंधति के चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। वो सब कल प्रातः निकल जाएंगे। राजकुमार राज ने अरुंधति के नजदीक जाते हुए कहा, तो राजकुमार, कल किसी भी राजा को इस राज्य से बाहर जाने ना दिया जाए और राज्य का दरवाजा बंद करवा दिया जाए। जब तक मैं ना को कोई भी अंदर से बाहर या बाहर से कोई भी अंदर न जा पाए। अरुंधति वहां से जाने लगी। आप कहाँ जा रही है? राजकुमार राज ने उसको महल के अंदर जाते हुए देखा तो पूछने लगे, एक बार फिर जाकर सभी रोगियों को देख कर आती हूँ कि उपचार सही से हो रहा है या नहीं। राजकुमारी अरुंधति वहां से जाते हुए कहने लगी। राजकुमारी तेजी से राजकुमारी की तरफ आया। नहीं, अब आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आप सीधे अपने निवास स्थान पर जाकर विश्राम करेंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना, राजकुमारी जिद करते हुए कहने लगी। अब दोनों खड़े होकर आपस में बहस करने लगे। राजकुमार ने गुस्से से राजकुमारी अरुंधति को अपनी गोद में उठा लिया। राजकुमारी घबरा गई। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारो। राजकुमार कुछ भी नहीं बोला और तेजी से अपने निवास स्थान पर राजकुमारी अरुंधति को गोद में ले जाने लगा। दूसरे दिन प्रातःकाल दरबार में सभी राजा अपने स्थान पर बैठे हुए थे। सभी राजा नाराज नजर आ रहे थे। महाराज, आपने हमें इस तरह क्यों रोका है और हमें अपने राज्य वापस जाना है? आपने किस वजह से हम सबको रोका है? अभी आपका मन नहीं भरा हम लोगों को विशाला खाना खिलाने के बाद, या अभी भी कुछ बाकी है? जागीरपुर के राजा ने क्रोधित होकर कहा। जागीरपुर के राजा को बोलते देखकर सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। कल की घटना के बाद सभी से जल्द अपने राज्य में वापस जाना चाह रहे थे। आप जरूर जाएंगे अपने राज्य, लेकिन थोड़ी देर बाद तभी राजकुमारी अरुंधति की आवाज़ राज दरबार में गूंज उठी। राजकुमारी अंदर की तरफ आती हुई सबको दिखाई दे रही थी। राजकुमारी, हम लोगों को रोकने का तात्पर्य क्या है? एक अन्य राज्य के राजा ने राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा। अरुंधति ने सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, कल जो घटना हुई है वह बहुत ही दुखद घटना थी। हमारे राज्य के कई बेकसूर लोगों की जान चली गई। अब वह हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। उनकी लोगों की जान बहुत ही मेहनत करने पर भी बचाई न जा सकी और कल की घटना से आप सबको भी कष्ट पहुंचा। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अरुंधति ने उस सबके सामने सिर झुकाते हुए कहा। राजकुमार राज और तीनों राजकुमारी अरुंधति को देख रहे थे। आज सभी की आंखों में ढेरों सारे सवाल थे। अरुंधति ने उन सब को अनदेखा किया और धीरे धीरे चलते हुए महाराज के पास जाकर खड़ी हो गई। महाराज, कल का जो भोजन था उसमें विष मिलाया गया था। ये सुनते ही पूरे राज दरबार में खलबली मच गई। सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया आने लगी। तो आप हमें विशाला भोजन कराकर मारना चाहते थे? रायपुर के राजा गुस्से से खड़ा हो गया। यह आपने अच्छा नहीं किया। आपने हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। कोल्हापुर के राजा ने खड़े होते हुए कहा। धीरे धीरे करके पूरा राज दरबार में तेज आवाजें आनी शुरू हो गई। सभी राजाओं ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। इधर राजकुमार और सिपाहियों ने भी अपनी तलवार निकाल ली। राजकुमारी ने दरबार का माहौल खराब होते हुए देखा तो वो चिल्लाते हुए कहने लगी, आप लोग शांत होकर बैठ जाइए। उसकी आवाज़ सुनकर सभी शांत होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। राजा और राजकुमार हैरान होकर उन राजाओं को देख रहे थे जो अरुंधति की एक ही आवाज़ में चुप बैठ गए। अरुंधति का डर उन राजाओं के दिल में बैठ गया था।
हम ऐसा क्यों करेंगे? आपको विषैला भोजन करा कर आप लोगों को नुकसान पहुंचाकर इससे हमारा ज़्यादा नुकसान होगा। इससे आपके सभी राज्य के सिपाही हम पर आक्रमण भी कर सकते हैं, व्यापार भी खत्म हो सकता है। तो ऐसी गलती हम तो कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने नहीं सोचा यह किसी की साजिश भी हो सकती है? राजकुमारी अरुंधति समझाते हुए उन लोगों से कहने लगी। सभी राजा इधर उधर अपने बगल में झांकने लगे। राजकुमारी अरुंधति ठीक कह रही है, तो फिर आप बताइए ऐसा करने वाला कौन है? जागीरपुर के राजा ने कहा। बिल्कुल, मैंने पता लगा लिया है। ये कहते राजकुमारी धीरे धीरे करके फिर से राज दरबार के बीच खड़ी होगी। राजा ने आश्चर्य से राजकुमारी अरुंधति को देखा। क्या आपके षड्यंत्रकारी का पता चल गया है? जी महाराज, षड्यंत्रकारी का पता चल गया। अरुंधति ने सच झुकाते हुए कहा। तो आप जल्दी बताइए कि षड्यंत्रकारी कौन है? राजा ने अरुंधति से षड्यंत्रकारी का नाम सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। वे अंदर से बहुत ही क्रोधित थे। राजकुमारी कुछ न बोलकर धीरे धीरे सभी राजाओं के पास गुजरने लगी। जागीरपुर के राजा के पास आकर खड़ी होगी। जागीरपुर के राजा के माथे से पसीना निकलने लगा, वह पहलू बदलने लगा। राजकुमारी थोड़ी सी आगे चलकर बीच में खड़ी हो गई। महाराज, षड्यंत्रकारी कोई और नहीं, उदयपुर के राजा राजा भानु जी हैं। क्या राज दरबार में तेज आवाजें होने लगी। ये कैसे हो सकता? भानु तो राजा साहब के घनिष्ठ मित्र है, यह षड्यंत्र कैसे कर सकते हैं? भानु अपनी जगह से खड़े होते हुए ये क्या कह रहे हैं? रही बात राजकुमारी, आप बेवजह पर इल्जाम लगा रही हैं। राजा भानु के माथे पर पसीना झलक आया और वह चिल्लाते हुए कहने लगे। महाराज, कल मैं महल में दोबारा से सभी राजा और रानियों की स्थिति जानने के लिए वापस महल के अंदर आई तो मैंने देखा कि सभी का स्वास्थ्य खराब था, सिवाय राजा भानु के। राजकुमारी अरुंधति भानु को देखकर कहने लगी, वो तो मैं भोजन ग्रहण नहीं किया था, इसलिए मैं बीमार था पड़ा। भानु ने राजकुमारी पर क्रोधित होते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि भोजन में ही विष है? और दूसरी बात, सभी ने आप सभी के साथ भोजन पर बैठे हुए देखा था और भोजन ग्रहण करते हुए। वह अलग बात थी कि आपने वह भोजन नहीं किया, सिर्फ नाटक करते रहे। जब तक महल के मुख्य रसोइये ने मुझे बताया कि सभी की थाली ज़्यादातर खाली थी सिवाय राजा भानु के। तो राजकुमारी अरुंधति गहरी नज़रों से राजा भानु को देखते हुए कहा, अगर आपने सच में भोजन ग्रहण किया होता तो आप बिल्कुल स्वस्थ नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन यह कोई सबूत नहीं हुआ। राजकुमारी अरुंधति, ऐसे तो राजा साहब ने राजकुमार के ऐसे सैकड़ों लोगों ने भोजन नहीं किया था, जो इसका मतलब यह है कि वह भी अपराधी है। रायपुर के राजा ने राजकुमारी अरुंधति से कहा। सभी राजा कहने लगे, हाँ सही तो कह रहे हैं राजकुमार। इधर राजा भानु के माथे पर पसीना निकलने लगा। मेरे पास और भी सबूत और गवाह भी। ये कहते हुए अरुंधति ने ताली बजाई और ताली बजाने से अबसी एक आदमी को पकड़कर राज दरबार में लेकर आ गया। जब राजा भानु ने उस आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर रंग उड़ गया। राजकुमारी अरुंधति ने अपनी कमर से कपड़े की थैली निकालते हुए सबको दिखाते हुए कहने लगी, यह वह थैली है जिसमें विष रखा गया है। राजा जी, क्या आप इस थैली को पहचानते हैं? राजकुमारी अरुंधति वह थाली भानु को दिखाते हुए कहने लगी। भानु ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सर झुका के खड़े हो गए। इस पर उसके राज की मोहर है। ये कहते हुए अरुंधति उस आदमी के पास जाकर गले से पकड़कर जमीन पर गिरा देती है। तुम सच बोलोगे? वह आदमी डरते हुए कहने लगा, जी भोजन में विष मैंने ही मिलाया था। थोड़े से धन मेल के लालच में आकर वह भी राजा भानु के कहने पर। उसके इतना कहते ही रहकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी राजा भानु के ऊपर क्रोधित होने लगे। राजा भानु कुछ नहीं बोला और हताश होकर अपनी जगह पर बैठ गया। महाराज ने भानु से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो मेरे मित्र थे, मुझे आपसे ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या? मित्र तुम्हें मुझसे ईर्ष्या किस बात से हो गई? राजा ने दुखी नज़र से कहा, आपको तो मालूम है उदयपुर सिर्फ पहाड़ों का राज्य है। उन पहाड़ों पर सिर्फ कुछ औषधियाँ उगती है और थोड़ी बहुत खेती होती है जिससे राज्य का खर्चा निकलता। उन पहाड़ों से सिर्फ लाल हरे काले पत्थर ही निकलते हैं। अन्य राज्यों की तरह सोना या चांदी नहीं। हमारा राज्य धीरे धीरे बुरी स्थिति में जा रहा है। मैंने सोचा कि अगर आप इस प्रतियोगिता में हार जाते हैं तो किसी तरह और राज्यों को मानते हुए मैं अगली बार प्रतियोगिता अपने राज्य में रखता और राज्य से व्यापार की बात भी करता, जिससे उनके राज्य की स्थिति अच्छी हो जाती। राजा भानु हाथ जोड़ते हुए राजा सभी से क्षमा मांगते हुए, भानु जी, आपके राज्य में किस तरह के पत्थर होते हैं? अरुंधति ने राजा भानु से उन पत्थरों के बारे में पूछा। राजा भानु ने अपनी कमर से कुछ पत्थर निकालकर अरुंधति को दिखाया। राजकुमारी अरुंधति, इस तरह के पत्थर होते हैं जो किसी भी काम नहीं आते। राजकुमारी उन पत्थरों को देखने लगी और तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई। तो क्या है उन पत्थरों का राज? देखने के लिए सुनते रहिए रिवर्थ ऑफ ए मिस्टीरियस प्रिंसेस।